दर्शना एक बिना माँ बाप की पली बढ़ी लड़की है। उसकी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य था, असहाय कुत्तों की मदद करना, उनको खाना डालना और उनकी बीमारी का इलाज भी करना। अरे वाह, ये बेबी डॉग कितना क्यूट लग रहा है। अरे बेबी इधर आओ, डरो मत, मम्मा आ गई है तुम्हारी मदद करने। अच्छा बताओ बेबी, तुमने खाना खाया? और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो समीर नाम के एक शख्स से टकरा जाती है। समीर की नजर उस पर पड़ती है और उसकी नजर दर्शना पर जाकर टिक जाती है। फिर समीर बोलता है, ओह माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। वो दर्शना उसे देखने लगती है और बोलती है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी में जा रही थी इसलिए पता नहीं चला। समीर और दर्शना अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद रात में जब समीर अपने बिस्तर पर लेटा होता है तो उसे दर्शना का ही चेहरा दिखता है और वो बोलता है, कितनी खूबसूरत थी वो, उसकी आवाज कितनी मीठी थी। काश उससे एक मुलाकात हो जाए। इस तरह समीर उसके ख्यालों में खो जाता है और उसे नींद आ जाती है और फिर कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। समीर नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में एक बार फिर से उसे दर्शना एक रिक्शे में बैठी हुई दिखाई देती है। तुझे पता है, आज मेरी आंखों के सामने उस कुत्ते ने अपना दम तोड़ दिया और सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। पता नहीं ये लोग इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हैं। इसी वजह से हर कुत्ता सड़क पर तेज चलती हुई गाड़ी को देखकर भौंकता है, क्योंकि उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी गाड़ी से मरकर अपनी जान गंवा देता है। समीर ये सब बातें सुन ही रहा होता है कि अचानक रिक्शे में बैठा एक शख्स दर्शना से बदतमीजी करने लगता है। अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हो? आपका सूट पीछे से फटा है। दर्शना ये सुनकर घबरा जाती है और जल्दी से अपने सूट को देखती है, जो कहीं से भी फटा नहीं था। ये क्या बदतमीजी है? ओ अच्छा, सही कह रहे हो, नहीं फटा है। वो शायद मैंने ही अपनी गंदी नजरों से आपके सूट को फटा हुआ देख लिया। ये सुनकर समीर आग बबूला हो जाता है और वो उस रिक्शे वाले में सवार आदमी को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अरे आप तो वही हो ना जो मुझे कल रास्ते में मिले थे? तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो? हाँ सपना दी, हम कल ही मिले थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारे जान पहचान वाले तो मिल गए। वैसे हम लोग एनजीओ जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ जाना पसंद करोगे? क्या वो अरे दीदी, ये ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं। तो फिर बिना सोचे समझे चलो, यकीन मानो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। इस तरह सपना और दर्शना उसे अपने एनजीओ लेकर चले जाते हैं, जिसे देखकर समीर चौंक जाता है और बोलता है, जी ये तो वो। लो फिर से कंफ्यूज हो गए। अरे मिस्टर कंफ्यूज, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। ये है हमारा एनजीओ। पर यहाँ तो सारे कुत्ते ही हैं। गलत बात है, कुत्ते नहीं, ये हमारा परिवार है। ओह आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट मीन दैट। अरे नहीं समीर जी, यहाँ जो भी आता है ना, सबका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है जो आपका है। इट्स क्वाइट नॉर्मल थिंग्स फॉर अस। पर ये सब तो सड़क के कुत्ते हैं, वो भी हैंडीकैप्स। हैंडीकैप है तभी तो यहाँ है। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। देखिए, आजकल सभी लोग डॉग्स की नस्लें देखकर ही लाते हैं, और जैसे ही डॉग्स थोड़े असहाय हो जाते हैं तो उनको मरने के लिए कहीं भी छोड़ देते हैं। और ऐसे ही कितने ही स्ट्रिक्स डॉग हैं जो किसी एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से सड़कों पर तड़पते रहते हैं। मैं उन सभी डॉग्स को ढूंढकर यहाँ ले आती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ। पर डॉग्स ही क्यों? क्यों नहीं, जब अनाथ लोगों के लिए अनाथ आश्रम बन सकता है और वृद्ध लोगों के लिए वृद्ध आश्रम बन सकता है, तो इन बेजुबानों के लिए क्यों नहीं बन सकता? कह दो ये झूठ है। अरे आप जैसे महान लोग इस धरती पे मौजूद हैं। धन्य हो गया मैं जो यहाँ आया। इस बात पर चाय हो जाए? हो जाए। अरे नहीं दी, मुझे एक बेबी की पट्टी करनी है। आप लोग एंजॉय कीजिए चाय का। समीर और सपना चाय पीते पीते आपस में बात करने लगते हैं। तो कैसा लगा हमारा एनजीओ? एकदम बढ़िया लगा। अरे सच कहूँ ना तो यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे दी एक बात बताओ, दर्शना अपना सारा दिन यहीं बिताती है? अरे नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका दुनिया में कोई नहीं है। स्कॉलरशिप के दम पर इसने पढ़ाई करी और वहीं से इसने जॉब कर ली, और जो भी पैसे आए उससे इसने एनजीओ खोल लिया। इतनी मेहनत करके जो भी कमाती है वो सब इस एनजीओ में लगा देती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एनजीओ के लिए जितना भी करो उतना ही कम है। तो आप लोग फंड्स के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? बहुत ट्राई किया, बट फंड्स के नाम पर सबको पॉलिटिक्स करनी होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कौन क्या कर सकता है गाइस, जरा मुझे भी तो बताओ, क्या बात चल रही है? वो हम फंड्स के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। ओ अगेन फंड्स फंड्स फंड्स।
टेक अ चिल पिल गाइस। क्या मैं आपके एनजीओ में फंडिंग कर सकता हूँ? आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। मैं अपने आप को ना बहुत ही लकी समझूंगा अगर मैं ये कर पाया तो। ये सुनकर सपना और दर्शना बहुत खुश हो जाते हैं और उनको समीर से एनजीओ के लिए फंड्स मिल जाते हैं और वो गली गली जाकर बेसहाय और बीमार कुत्तों की देखभाल करने में लग जाते हैं। इसी बहाने समीर को भी दर्शना के साथ समय गुजारने के मौके मिल जाते हैं और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों शादी का फैसला ले लेते हैं। माँ भैया ने शादी कर ली। मेरे लिए भाभी और आपके लिए बहू लाए हैं। की हो गया तेनू? कुछ भी बोल दी रहती है। ये कोई टमाटर प्याज थोड़ी हैगा जो तेरा वीर ले आओगा। इतनी जल्दी नहीं मिलती वोटी। सुलोचना दोनों को गुस्से में देखती है और सुन पड़ जाती है। उसे अपने मन में बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मन में बोलती है, काम करता हो ही जेड़ो तो मैं डर दी सी। आओ भाभी, मैं आपको घर दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी माँ, आप बहुत अच्छी हो। मुझे लगा था आप दर्शना को अपनाओगी नहीं, लेकिन आपने इसे अपना लिया। सॉरी माँ, मैंने आपसे पूछे बिना शादी कर ली। वो क्या है ना, दर्शना के माँ पिताजी नहीं है और मैं इससे बहुत प्यार भी करने लगा था, तो शादी कर ली। होने की जो होना सी वो तो हो ही गया। जा पुत्र, तू आराम कर ले, तू थोड़ा थक गया होगा ना। कुछ ही दिन यूं ही बीत जाते हैं। दर्शना सुबह जल्दी उठकर सबका नाश्ता बनाती है और एनजीओ चलाती है। समीर भी अपने ऑफिस चला जाता। दोनों में इतना प्यार देखकर सुलोचना मन ही मन बहुत किलसती थी। दिन प्रतिदिन उसका व्यवहार भी दर्शना के प्रति बहुत खराब होने लगा था। वह दर्शना का क्या, उसकी सारी खुशियाँ तो उन बेजुबान कुत्तों में बसती थी। कोई उसे कुछ भी कहे, अपने एनजीओ जाकर वो सब भूल जाती थी। एक दिन दर्शना एनजीओ से घर वापस लौटती है। की गल है बहू, ये तेनू किद्दा उलिया बना रखा हैगा और इतनी खुशी किवें लग रही है? वो क्या है ना माँ, आज मैंने एक फीमेल डॉग का रेस्क्यू किया है। बेचारी ने अपने सारे बच्चे एक्सीडेंट में खो दिए थे और खुद भी तेज बारिश में बीमारी से जूझ रही थी। जस्ट अभी उसको एनजीओ छोड़कर आई हूँ। कुत्ते को संभालते संभालते अपनी सास को संभालना मत भूल जाइयो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको कोई नहीं संभालता, तभी तो मैं संभालती हूँ। लो इतना मतलब तेरी नजर विच तो मैं कुत्ते से भी बुरी हैगी। नहीं माँ जी, मैनू सब पता हैगा। मेरे बेटे दी ना सारी कमाई तू रख रही है। भला सानू की मैनू की मिलता हैगा ਤੁਹਾਡੇ 2 टके दे एनजीओ दे। बस माँ जी, मैं इस टॉपिक पर आपसे बहस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको उन मासूम जानवरों के बारे में कुछ भी बताऊंगी ना तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा। हाँ, तू ही पढ़ी लिखी हैगी इस दुनिया विच। बिना माँ बाप दी औलाद तो ऐ निकलती है। दर्शना नम आंखों के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं समीर भी ये बातें सुन रहा होता है। वो अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपको पता है दर्शना के माँ पापा नहीं है। वो बेचारी निस्वार्थ भाव से बेबस जानवरों की मदद करती है और आपको इससे भी दिक्कत है। हाँ, तू तो अपनी बीवी दी साइड लेवेगा ही। पता नहीं की जादू कितना है मेरे पुत्र दे। ऐसा कहकर बड़बड़ाते हुए सुलोचना वहाँ से चली जाती है। एक दिन दर्शना की ननंद शेमड़ी अपनी भाभी का एनजीओ देखने जाती है। वहाँ वो दर्शना को एक कुत्ते से बात करते हुए देखती है। कुछ नहीं होगा मेरे बेटू को। मेरे बेटू अभी मम्मा को चलकर दिखाएगा। चलो चलो दवाई लगवा लो। ये हुई ना बात। मेरा प्यारा बच्चा मम्मा के पास आएगा। ये सब सीन शेमड़ी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। तभी YouTube का एक जाना माना चैनल जिसका नाम मम्मा टीवी होता है, उसकी नजर उस वीडियो पर पड़ती है। वो इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। मम्मा टीवी में आपका स्वागत है। देखिए मम्मा टीवी में आज के एक खास प्रोग्राम, ब्लैक एंड व्हाइट की एक खास वीडियो। दोस्तों, मम्मा टीवी पर डॉग्स मम्मा दर्शना को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मम्मा टीवी के जरिए दर्शना की वीडियो पूरे देश में मशहूर हो जाती है और ट्विटर पर #DogsMama के नाम से दर्शना ट्रेंडिंग करने लगती है और दर्शना रातों रात लोगों की नजरों में स्टार बन जाती है और बहुत से लोग उसके लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। लोग तो उससे 75 हार्ड डे चैलेंज से भी कंपेयर करने लगते हैं। दर्शना अपनी सफलता से बहुत खुश होती है। वहीं समीर को भी अपनी बीवी पर बहुत नाज होता है। देखते ही देखते दर्शना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर
डॉग रेस्क्यू और एनिमल सेवर को इवेंट करती है और अपने जानवरों के प्रति निस्वार्थ भाव को सारी दुनिया में बताती है। धीरे धीरे सुलोचना भी अपनी बहू को समझने लगती है और उनके आपस में गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद दर्शना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उसका नाम एक कुत्ते के नाम पर ही रखती है जिसे उसने कभी खो दिया था। अमन का दिल अपनी साली महिमा पर तो था, लेकिन क्या किया जा सकता है, साली का दिल तो कहीं और ही लगा हुआ था। क्योंकि अब किसी की मलाइका जैसी साली हो तो अपनी सीधी साधी पत्नी पर किसी का दिल क्यों ही आएगा। एक रोज अमन अपनी पत्नी रूही से कहता है, रा रूही, अब मेरी तो किस्मत ही भूंडी है। रे देखे तेरी छोटी बहन के लगती है। रा मलाइका भी कुछ ना है इसके आगे। जो काश मेरी शादी महिमा से हो जाती ना, कसूता मजा आ जाता। ये सुनते ही रूही अमन को चप्पल फेंक कर मारते हुए कहती है, अपनी शक्ल देखी है कभी? वो तो मैं थी जिसने माँ की खातिर एक बार में हाँ कह दिया शादी के लिए, वरना मंडप में आखिरी फेरों तक महिमा कह रही थी कि दीदी मत करो ना इस अक्षय खन्ना से शादी। रे क्यों ना, मेरी शक्ल चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, रे मैंने तने कभी मारा पिटा तो ना। रे इतने प्यार से रखता हूँ तने। और एक तेरी बहन है रे जिसने मेरे छोटे भाई रोहन को फांस लिया। रे 10 साल बड्डी है मेरे भाई ते। तो क्यों लट्टू हुआ फिरता था महिमा के आगे पीछे? अभी भी देख लो, बिना शादी के मेरी बहन के साथ रहता है। रे तुम्हारी बहन कौन सी दूध की दुल्ली है? रे उसने भी तो अपने 15 साल के बालक और पति को छोड़ के 10 साल छोटे लड़की के साथ शादी के बिना ही रहना पसंद कर लिया भाई। रूही की छोटी बहन बेहद सुंदर थी, जो रूही से 1 साल ही छोटी थी। महिमा की उम्र 35 साल थी, लेकिन महिमा ने अपने जीजा अमन के छोटे भाई रोहन के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया था। उनकी ये बातें सुनकर रूही की सास उर्मी रूही को ताने मारते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ लड़ते रहो, वहाँ मेरा नालायक बेटा उस बूढ़ी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। दोनों मनाली गए हैं, कल ही आएंगे। माँ जी, गलती तो आपके बेटे रोहन की भी है। क्या दिखा था उसे मेरी बहन में, जो उसके पति से ही उसका तलाक करवाकर घर ले आया। अरे तुम तो ना ही बोलो ना, बढ़िया है। तुम्हारी बहन अच्छी होती तो शायद वो अपने बालक और पति का घर बार छोड़कर अरे यहाँ ना आती। महिमा अपनी जिंदगी में खुश थी। अब मलाइका की दीवानी महिमा अपना हनीमून मनाकर अगली रोज सुबह घर आती है और उर्मी के पैर छूते हुए उर्मी से कहती है, माँ जी कैसी हैं आप? सब बढ़िया है ना? खबरदार जो तूने मेरे पैर छुए तो। तू मेरी बहू नहीं, मेरी एक ही बहू है रूही। अरे आ गई आप साली जी। और कैसा रहा आपका हनीमून? पूछ क्यों रहे हो, तुम भी चले जाते। कल तक तो महिमा के लिए जहर उगल रहे थे और अभी देखते ही बदल गए। दीदी छोड़ो ना, जीजू की बातों का मैं बुरा नहीं मानती, जीजू तो है ही नोटी। हाय, मुझे नोटी कह दिया महिमा ने। अरे मेरी तो धड़कन कतई तेज होने लगी। ये देखकर रोहन अपने बड़े भाई अमन को धीरे से कहता है, भैया ये आपकी साली थी, अब आप महिमा के जेठ हैं, तो थोड़ी शर्म कर लीजिए। अरे मैं क्या शर्म करूं, तू कर। अपने से 10 साल बड़ी औरत से चक्कर चलाने लग रहा है, बेशरम कहीं का। और मैं बताऊं भाभी को कि आप भी तो अपने से 5 साल छोटी काम वाली के साथ चक्कर में थे। अरे भाई ना है मेरा, अब मेरी शाली है महिमा, मुझसे मजाक न करूंगा तो किससे करूंगा भाई। हाँ तो कर लीजिए, लेकिन लिमिट में। अब जैसे ही रोहन और महिमा अपनी कमरे में जाते हैं, उसके बाद अमन खुद से कहता है, रे बढ़ाया मुझे बताने वाला। रे लिमिट में रहा कर, खुद की लिमिट का पता होता ना तो ये 10 साल बड़ी औरत के साथ चक्कर ना चलाता। और ये मेरी साड़ी है, मुझे ही मजाक करने से रोकेगा ही तू। उर्मी अपने बेटे रोहन की इस हरकत से बहुत परेशान थी। वो शादीशुदा 15 साल के बच्चे की माँ की उम्र की औरत के साथ चक्कर चला रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद शाम के समय उर्मी के घर विमला आती है और वो उर्मी से कहती है, और उर्मी, काफी दिनों बाद आई हूँ तुझसे मिलने, घर पर कोई है नहीं क्या? सब बाहर गए हुए हैं फिल्म देखने के लिए। तू भी चली आती, तू क्यों अकेले घर में बैठी हुई है? इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। वैसे ही मेरे नालायक बेटे ने मेरी बहुत बदनामी करवा दी है। ये तो है। अब ये दुख दर्द तो तू ही जानती होगी कि कैसे तू अपने छोटे बेटे की 35 साल की औरत को, वो भी बिना शादी के, घर में रख रही है। तेरे इसी तानों को सुनकर मेरा बीपी हाई हो जाता है। तू मेरे दबे हुए दुखों का दर्द जो बनकर आती है, अब तो तू मुझे और भी जहर लगने लगी है। ऐसे ही दोनों बातें करती रहती हैं। अब अगले दिन महिमा अपने पति रोहन के साथ मार्केट जा रही थी। तभी एक औरत महिमा को देखकर ताने मारते हुए कहती है,
देखो जरा आजकल की औरतों को, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। औरतें अपने से छोटे मर्दों को फंसा रही हैं और बिना शादी उनके साथ रह रही हैं। ये सुनकर रोहन तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन महिमा उस औरत से लड़ पड़ती है और उस औरत को कहती है, बूढ़ी किसे बोली? तेरी 20 साल की बेटी से भी ज्यादा जवान दिखती हूँ मैं, समझी? इसके लिए मेहनत लगती है। 35 साल की हूँ, मगर कोई कह सकता है कि मेरी इतनी उम्र है? बूढ़ी बोली, चल चल अपना काम कर, मुझसे क्या जुबान लड़ाती है? तू जैसी से तो मैं मुंह भी ना लगूं। ना जाने उर्मी के बेटे को इसमें क्या ही दिखा जो अपने उम्र के बच्चे की माँ को घर ले आया। इस बात पर खूब बहस होती है और जब महिमा घर आती है तो ऐसे में रूही महिमा को देख कर कहती है, क्या हुआ महिमा, इतने गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? एक बदतमीज औरत मिल गई थी, मुझे कहने लगी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या कर सकते हैं, आखिर सच तो कड़वा ही होता है ना। अरे साली जी, आपकी पतली कमर देखकर उसे जलन होने लगी होगी। अरे कोई बात ना, होते हैं कुछ लोग ऐसे। अरे मन ने कभी कहा आपको कि आप बुढ़ी होने लग रही हो? नहीं ना। अरे आपको देख के तो मलाइका की याद आ जाए मेरे को। हाँ क्यों नहीं, और मुझे देखकर तो इसे बस नींद ही आती है। तुम कमरे में चलो, बताती हूँ तुम्हें। जीजू एक आप ही हो जो मुझे समझते हो, बाकी किसी को नहीं पड़ी है मेरी। ये देखकर जैसे ही अमन महिमा की तरफ दिलासा देने के लिए बढ़ता है, वैसे ही रूही अमन का पीछे से कॉलर पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले जाती है। और ये देखकर उर्मी खुद से कहती है, इसका भी दिमाग कंट्रोल में नहीं है। इस औरत को देखकर इसको भी 2-4 फटके खाने जरूरी ही हैं। अगली सुबह अब जैसे ही उर्मी अपने घर का गेट खोलती है, वो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। और वो ये देखकर सामने खड़ी विमला से कहती है, विमला क्या हुआ, मेरे घर की तरफ इस तरह से भीड़ क्यों लगी हुई है, वो भी सुबह सुबह? आजा उर्मी, तू खुद ही देख ले अपनी बहू की पिक्चर। अब जैसे ही उर्मी ये देखने के लिए बाहर आकर अपनी बालकनी की तरफ जाती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ उसकी बहू ने शॉर्ट नाइट सूट पहना हुआ था और अंगड़ाई लेते हुए वो गाना गा रही थी। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, ऊ आह की आवाज है आती हर ओर से, मैं तो चलूँ इस कदर के मच जाए ये गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। ये देखते ही उर्मी का दिमाग गर्म हो जाता है और वो तभी जोर से चिल्लाते हुए सभी से कहती है, कम बखतो, निकलो यहाँ से। यहाँ कोई फिल्म लगी है जो ऐसे आग गड़ाए देख रहे हो सारे के सारे? और तू बिकनी क्वीन अंदर को होले। उसे क्या बोल रही है? उधर देख उस बुढ़े को। जब से तेरी ये नाजायज बहू तेरे घर में आई है, तब से तो बुढ़े को भी जवानी चढ़ गई है। देख कैसे चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन तब भी उछल रहा है बुढ़ा। क्या करूँ विमला मैं इस औरत का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी फिक्र नहीं मुझे, मोहल्ले के सभी लड़के और औरत इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। सही कह रही है तू उर्मी, एक तेरी बहू है जिसकी जवानी नहीं जाती, और इन बुढ़े को तेरी बहू को देखकर जवानी आ जाती है। तो ये थी मलाइका जैसी अमन की साली, जिसने न सिर्फ अमन को अपने हुस्न से मदहोश कर रखा था, बल्कि मोहल्ले के सभी लड़के बूढ़े भी महिमा के दीवाने थे। अब ऐसा हो भी क्यों ना, मलाइका का असर तो महिमा पर साफ नजर जो आता था। सरनपुर गांव में शंकर अपनी पत्नी मनोरमा और माँ कुंती के साथ रहा करता था। शंकर बहुत ही गरीब था। वो गांव के ही सरपंच के खेतों में काम करके अपना परिवार चला रहा था। एक रोज शंकर देर शाम घर आता है। अरे शंकर, क्या हुआ? बड़ा जल्दी आ गया घर, सब ठीक तो है ना? हाँ बस थोड़ी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। बहू, शंकर आया है, उसे चाय पानी दे। अब राजू शंकर के लिए पानी लेकर आती है तो वो देखती है कि शंकर का बदन बुखार से तड़प रहा था। अरे आपको तो तेज बुखार है, रुकिए मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। पता नहीं, सुबह से ही मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम करने गया तो मुझे थकावट महसूस हुई और शाम होते होते मुझसे काम नहीं हो पाया। मैं सरपंच जी से कहकर आया हूँ। भगवान भी ना जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं हमें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, लेकिन मैं अपने परिवार को भूखा भी तो नहीं रख सकता हूँ। भगवान भी ना
ना जाने कब तक हमें और दुख में रखेगा। मुझे मेरे बच्चों का ये दुख नहीं देखा जा रहा है। शंकर ने कभी गरीबी देखी नहीं थी और इतनी गरीबी की उसे आदत नहीं थी। ऊपर से ठंड की मार ने उसे और ज्यादा परेशान करके रखा था। अब रज्जो राशन के पैसों से शंकर के लिए दवा लेकर आती है। बहू ले आई दवा। शंकर दवा खा ले, ठीक हो जाएगा। खाने में क्या बना रही हो? जो भी बना रही हो गर्मा गर्म बना देना। हाँ बहू, ठंड से ही शंकर की तबीयत खराब हुई है। एक तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है उसके पास। माँ जी, आज तो राशन आ ही नहीं पाएगा। वो क्या है ना कि दवा लेने में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, तो राशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे तो अब शाम में क्या भूखे रहेंगे? एक वक्त ऐसा था जब हम 3 टाइम अलग अलग खाना खाते थे, लेकिन आज का दिन ऐसा हो गया है जब हमारे पास एक अन्न का दाना नहीं है। अरे मेरी दवा तो इतनी जरूरी भी नहीं थी। तुम्हें दवा में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप चिंता मत कीजिए, मैं विमला काकी से थोड़े उधार चावल ले आती हूँ और थोड़ा सा आटा। कल जब राशन लाऊंगी तो उन्हें लौटा दूंगी। इतना कहकर रज्जो अपनी पड़ोसन विमला के घर पहुंचती है और रज्जो कहती है, विमला काकी, मुझे शाम के समय तो नहीं आना था आपके घर, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है, क्या करूं। वो क्या है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दवा में सारे पैसे खर्च हो गए और राशन के लिए पैसे ही नहीं बचे। अरे रे, ये तो बहुत दुख की बात है बहू। कहाँ तुम लोग अमीरी से आए हुए गरीबी में जी रहे हो। सुनकर बुरा तो लग रहा है, लेकिन सच कहूँ तो आज तो मेरे पास घर में आटा चावल सब खत्म है। काकी, थोड़ा सा भी मिल जाता, मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन माँ जी और उनको मुझसे भूखा नहीं देखा जाएगा। दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है बहू, वरना मैं मना थोड़ी करती। अरे बड़ी आई, ये दो वो दो। अरे हम भी तो गरीब हैं, कहाँ जाते हैं किसी के घर मांगने। अरे हम भी तो अपना पेट पालते हैं। अब क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन माँ जी और उनके लिए क्या बनाऊं? लाला जी की दुकान से उधार ले आती हूँ। अब रज्जो अपने गांव के लाला की दुकान पर जाकर उधार राशन लेकर आती है और शाम के लिए खाना बनाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह शंकर खेतों में जाने के लिए निकलने लगता है। तभी कुंती अपने बेटे शंकर को कहती है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कहाँ जा रहा है? माँ, अगर आज भी काम पर नहीं गया तो सरपंच साहब कल वाले पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना बेटा। मैं भी कितनी लाचार माँ हूँ, अपने बच्चे को ऐसे देखकर खुद को असहाय महसूस कर रही हूँ। माँ, आप इसकी चिंता मत करो। भले ही हमको इसकी आदत नहीं है, लेकिन वक्त सब ठीक कर देगा। आप घर में रहिए, बाहर धूप भी नहीं है और खेतों में हवा चल रही है। आप ठीक भी नहीं हैं और ना ही ठंड झेल पाएंगे अभी आप। अरे रज्जो, तुम माँ का ध्यान रखो। वैसे भी काम करने से शरीर में थोड़ी बहुत गर्मी आ जाती है। इतना बोलकर शंकर कपकपाती ठंड में काम करने के लिए निकल जाता है। शंकर के शरीर पर एक फटा स्वेटर था और उसके सर पर एक गमछा था, जिससे वो अपने कानों को बांधे होता है और खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता है। कहाँ शहर में अमीरों वाली जिंदगी और कहाँ गांव में गरीबों वाली जिंदगी, वो भी ठंड में जीनी पड़ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसा किस्मत मेरे साथ है ही नहीं। मैंने तो भैया को अपना सब कुछ माना, लेकिन भैया ने क्या किया? उन्होंने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। उन्होंने घर, जमीन, कंपनी सब अपने नाम करवा के मुझे, रज्जो और तो और माँ को भी घर से निकाल दिया। अरे अब कैसी है शंकर तेरी तबीयत? उस दिन रज्जो आई थी आटा चावल लेने, लेकिन मेरे पास तो थे ही नहीं, तो मैं दे नहीं पाई। कोई बात नहीं काकी, अभी थोड़ी तबीयत ठीक है तो सरपंच जी के खेतों में काम करने जा रहा हूँ। अरे इतनी ठंड है शंकर, और तू ये फटा हुआ स्वेटर पहनकर खेतों में जा रहा है, तभी तो तेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती है। क्या करूँ काकी, एक तो गरीबी पीछा छोड़ती नहीं, ऊपर से ठंड। शंकर अब खेतों में काम के लिए जाता है और काम करते हुए खुद से बोलता है, इतने पैसे भी नहीं हो पा रहे कि मैं माँ और बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकूं या स्वेटर ही ले सकूं। लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा शरीर ये भी तो मेरा साथ नहीं दे रहा। देर शाम शंकर काम से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ आग के पास बैठी है। शंकर भी अपनी माँ के साथ बैठ जाता है। बेटा, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठंड लग रही है तो थोड़ी देर आग के पास बैठ जा। माँ जी, आपने सामने से कंबल उतारा है क्या? देखो ना,
मैंने सुबह ही कंबल रखा था, लेकिन अब वो है ही नहीं वहाँ। जरूर कोई ले गया होगा। सर्दी भी इतनी है कि लोग सर्दी से मर जाएं। मजबूरियां भी लोगों से ना जाने क्या क्या करवाती है। जाने दे, जिसके किस्मत में था वो ले गया। अब रज्जो और ज्यादा परेशान हो जाती है। रज्जो के घर में 2 ही कंबल थे, जिसमें से एक रज्जो और शंकर ओढ़ते थे और दूसरा कुंती के पास रहता। ऐसे में देर रात जब कुंती एक फटी चादर ओढ़कर सो रही थी, तो रज्जो अपनी सास को कंबल ओढ़ने को देती है और खुद आग जलाकर बैठ जाती है और रात भी उसी आग के पास काटती है। बहू, तू पूरी रात यहाँ सो रही थी क्या? देख तो कितनी ठंड है। और तू, हे प्रभु, मेरे नाजुक से बच्चों को और कितना कठोर बनाएगा। माँ जी, वो भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम इस परिस्थिति में भी कैसे खुद को ढाल पाएंगे। मैं भी देख रही हूँ अपने बच्चों को, जो सर्दी में उठने में भी इतने नखरे करते थे, आज वक्त और किस्मत की मार से लड़ रहे हैं और खुद ही बिना कहे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मैं प्रभु से यही उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो जाए। माँ, सब किस्मत का लिखा हुआ है। कहाँ पहले थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ करता था तो घर पे बैठ जाया करते थे, और अब देखो, अब बुखार होने पे भी काम करना पड़ता है। कहाँ पहले हर समय अपनी पसंद की जैकेट स्वेटर पहना करते थे, और आज देखो, फटे पुराने कपड़े भी नसीब नहीं होते हमें। पहले खाने के लिए हम कितने नखरे किया करते थे, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, और अब देखो ना, अब तो आधा पेट खाना भी नसीब नहीं होता हमें। कई दिन तो भूखे रहते और कई दिन पानी पी के सो जाते हैं, और इस ठंड में तो माँ पानी भी नहीं पी पाते हम, क्योंकि पानी भी ठंडा होता है और हम तो गरीब है ना। शंकर को अपने परिवार को दुख में देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बीमार रहने पर भी वो अपनों के लिए मेहनत कर रहा था। जो काम उसे आता तक नहीं था, वो काम भी बहुत लगन और मेहनत से कर रहा था। हालांकि परिस्थिति को देखकर रज्जो भी सरपंच जी के खेतों में काम करने लगती है और शंकर शहर में अपने लिए काम ढूंढता है और उसे जल्दी ही काम मिल जाता है, क्योंकि शंकर अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।